आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर रीटा सोनावत से, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन पर्सन ग्रुप की डायरेक्टर हैं और जानी मानी शिक्षाविद हैं। इनसे बातचीत कर रही हैं राजुल अशोक। नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ आज विविध भारती के स्टूडियो में हैं डॉक्टर रीता सोनावत। डॉक्टर रीता सोनावत पूर्व डीन और प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट हैं और वर्तमान में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यानी पूर्व शालेय शिक्षा की इन पर्सन ग्रुप की डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम आज जो बात करने वाले हैं वो शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा की जब भी बात होती है और इस खास तौर से हमारे देश में जहाँ पे शिक्षा का जो पीठ माना जाता था, यहाँ पे बड़े बड़े विश्वविद्यालय जैसे तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज जो बहुत मशहूर रही हैं, जहाँ पर विदेशों से भी पढ़ने आया करते थे लोग, तो उस भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आज क्या स्थिति है और आप इस बारे में क्या कहती हैं? मेरा पूछने का मतलब ये है कि जैसे पिछले ज़माने में जबकि इतने सारे लोग आया करते थे, तब भी लोग पढ़ते थे और भारत की बहुत अच्छी स्थिति थी, बहुत विद्वान निकलते थे यहाँ से। लेकिन अब ये कहा जाता है कि पढ़ने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप जब आपकी उम्र बढ़ती जाए आप उस समय से शुरू करें, बल्कि एक स्पेसिफिक एज से शुरू किया जाता है पढ़ाई और वो काफ़ी छोटी उम्र से शुरू की जाती है। तो उस पर इतना जोर क्यों? आज जो जोर दिया जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे पास वो शोध आ गई है जो हमको ये बताती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और उसी के साथ साथ ब्रेन रिसर्च भी आ गया है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि 85% मस्तिष्क का विकास पहले 5 साल में होता है। तो ये दोनों रिसर्च से इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यही कारण है कि हमारी नई शिक्षा नीति ने भी पहले के 5 साल यानी 3 साल पूर्व शालेय शिक्षा के नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी और फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड को भी पूर्व शालेय शिक्षा के अंदर रखा है। तो इसका महत्व सरकार ने भी समझा है और इवन स्कूल ने भी समझा है कि इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों का आगे जाके शिक्षा उनकी अच्छी हो और उनको शिक्षा समझ में आए कि क्या वो ले रहे हैं।
जैसे हमने आपसे ये पूछा था कि जब प्राचीन काल में जब हमारे देश में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था थी कि विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते थे और हमारे यहाँ के जो होते थे विद्वान निकलते थे एक से बढ़कर एक। गणित में कितने विख्यात आर्यभट्ट का नाम है और इसी तरह से विज्ञान में हर विषय में किसी न किसी विद्वान को, अगर भारतीय विद्वान को का नाम आप लेंगी तो दुनिया उससे अनजान नहीं है। लेकिन उस वक्त इस तरह के स्कूल नहीं होते थे। उस वक्त इस तरह के प्राइमरी स्कूल्स या छोटे बच्चों को स्कूल भेजने की बात नहीं होती थी। अब होने लगी है, तो अब इसकी क्यों जरूरत है? मैडम, उस समय में ऐसा था कि छोटे बच्चे जो है घर से बाहर पूरे समय में खेलते रहते थे और खेल खेल में वो इतना सारा सीख लेते थे कि उससे उनका सामाजिक विकास, उनका भावात्मक विकास, क्योंकि वो बच्चों के साथ मिलना जुलना और उनके साथ लड़ाई झगड़ा ये सब होता रहता था और वो आपस में निपटा के और फिर घर जाते थे और दूसरे दिन फिर से खेलने के लिए तैयार हो जाते थे। तो वो सारा जो माहौल था जिसमें कि पूरे जीवन की शिक्षा उनको उस खेल से मिल जाती थी। लेकिन आज जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि बच्चे अपने घर तक सीमित हो गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के बच्चों के साथ रहते हैं। तो वो जो अर्ली स्टिमुलेशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और अभी समझ में भी आया है कि हर तरीके का विकास होने के लिए अर्ली स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो पहले खेल खेल में मिलता था, अब स्कूल में खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है और उससे उनका उससे भी ज़्यादा विकास करने की और जाने की ज़रूरत समझ में आई है। क्योंकि उस समय में जो शोध होते थे तब माहौल दूसरा था, आज जो शोध होते हैं माहौल दूसरा है। क्योंकि अभी बहुत सारी मशीनें भी आ गई है, बहुत सारा साइंस ने भी तरक्की कर ली है और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है ये भी पता चलता है। तो इसकी वजह से आज के समय में बच्चों का पूर्व शिक्षा में जाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य सा हो गया है। यहाँ पर डॉक्टर रीटा हम एक गाना सुन लें। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। खुदा
पूर्व शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक तैयारी की बात हो रही है, और वो तैयारी किस किस्म की होनी चाहिए? जैसे बहुत बच्चे को अक्षर ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए, या बच्चे की कला के प्रति अभिरुचि है, या जो मोटर स्किल्स जिनको कहते हैं वो डेवलप होनी चाहिए? किस तरह का वो ज्ञान होना चाहिए? जो बच्चों की तैयारी होती है उसका एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास होना, और दूसरा उद्देश्य है कि उनको अपने जीवन की जो लाइफ स्किल्स हैं वो पूरी उनको मिलना। और इसके लिए हमारे देश में अरुणोदय वाघ, ताराबाई मोदक, गिजुबाई बटेका, इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि बच्चों का जो कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ से बच्चे आ रहे हैं, वहाँ की उनको पूरी जानकारी स्कूल में मिलनी चाहिए, और वो भी उनको खेल खेल के द्वारा दी जानी चाहिए। जैसे आपने कहा कि फिजिकल डेवलपमेंट को हम 2 भागों में बांटते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइनर मोटर डेवलपमेंट। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में बड़ी स्नायु का विकास की बात करते हैं, तो इसमें बच्चों को जो है वो पूरे शरीर के जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना और उसमें जो बैलेंस होना, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हम ऐसी एक्टिविटी कराते हैं कि बच्चों को एक सीधी लाइन पे वो चले, आड़ी टेढ़ी लाइन पे वो चले, सिर के ऊपर कुछ सामग्री रख दी जाती है, उसको बैलेंस करके वो चले, 2 लाइनों के बीच में चले। तो इससे जो बच्चों का जो स्नायु है उसका कोऑर्डिनेशन बच्चों को आ जाता है, और उसकी स्नायु उसके कंट्रोल में हो जाती है। जब फाइनर मसल्स की बात करते हैं मैडम हम लोग, तो उसका विकास इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाके लिखने की तैयारी के लिए जो छोटे छोटे स्नायु है उनका विकसित होने की जरूरत है। उसके लिए हम जैसे पेपर को फाड़ना, पेपर को गोल गोल घुमाना, पेपर के रोल बनाना, बच्चे को मिट्टी की चीजों से सामग्री बनाना, इस तरीके की जो एक्टिविटी कराते हैं, ये सारी एक्टिविटी होती है उनके फाइनर मसल्स, जो सूक्ष्म स्नायु है, उसके विकास के लिए। और एक बार सूक्ष्म स्नायु का विकास हो जाता है तो बहुत आसान है बच्चे के लिए लिखना। फिर उसकी जो ग्रिप है, पेन या पेंसिल या क्रेयॉन पकड़ने की जो ग्रिप है, वो उसकी मजबूत हो जाती है। और उस तरफ भी हम ध्यान देते हैं। पहले उनको मोटा क्रेयॉन देते हैं जिससे कि उनकी सही ग्रिप होती है। तो 3 साल के बच्चा जब स्क्रिबलिंग करता है तो उसको मोटा क्रेयॉन दिया जाता है। फिर 4 साल के बच्चा जो होता है उसको थोड़ा पतला क्रेयॉन देते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको पेंसिल की तरफ लेके जाते हैं। शुरू में अगर हम बच्चे को 3 साल की उम्र में अगर पेंसिल दे दी तो ज्यादातर उनकी ग्रिप फॉल्टी हो जाती है, गलत हो जाती है, और फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। और फिर बच्चों को लिखने में रुचि कम हो जाती है, उनका हाथ दर्द होता है, उनको लिखने में बिल्कुल मजा नहीं आता है क्योंकि उनकी ग्रिप गलत है। तो राइटिंग खराब हो जाती है, और राइटिंग भी उनकी खराब हो जाती है। सही आपने कहा। तो इन सब बातों की तरफ हमको ध्यान देना पड़ता है। तो सारी एक्टिविटी प्री स्कूल में इस तरह कराई जाती है जिससे उनका शारीरिक विकास हो, खेल खेल में। इसीलिए बच्चा जब घर जाता है तो ये कहता है, मम्मी उससे पूछती है आज क्या किया स्कूल में, तो बच्चा हम तो सिर्फ खेले हैं। तो उनको तो यही पता लगता है कि वो खेले हैं, लेकिन उन्होंने उसमें क्या सीखा है वो टीचर को पता रहता है। तो खेल खेल पे बहुत कुछ सीख जाते हैं बच्चे। यहाँ पर डॉक्टर रीटा हम एक गाना सुन लें? ओके राजुल, आपको जो पसंद है वो गाना आप बजाइए। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्नी तुम इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर रेडी 1 2 रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, छुक छुक
गाय छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धर्मपुर 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 धर्मपुर, मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, मछलीपट्टनम दिमलीपट्टनम दिमलीपट्टनम मछलीपट्टनम, उंगोल निर्तिगोल उंगोल, गोरेगांव 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 गोरेगांव, अहमदाबाद 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 अहमदाबाद, शोधनूर कोतनूर शोधनूर कोतनूर, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क 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 सड़क, यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से यहाँ, जुक 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 जुक। डॉक्टर रीता, आपने बातचीत के दौरान शिक्षाविदों का नाम लिया और बताया कि उन्होंने कैसे इस बात पर जोर दिया है कि बच्चा अपने वातावरण के बारे में पूरी जानकारी रखे, अच्छी तरह सीखे और जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बचपन के विकास के लिए, आगे के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, वो सब उसके पाठ्यक्रम में हो अगर वो स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे आपके बारे में जो पता लगा है कि आपको ग्लोबल लीडर ऑफ एजुकेशन कहा गया है और माना जाता रहा है, और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपकी ख्याति है। इसकी वजह है आपके वो रिसर्च पेपर्स जो आपने इस क्षेत्र में लिखे हैं, उनके बारे में हमारे सुनने वालों को कुछ बताइए। थैंक यू सो मच ये प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि इसमें अब मेरे जीवन का पूरा निचोड़ आएगा। क्योंकि जब मैं एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में आई तो वहाँ पे हमारे पास एक प्री स्कूल होता है जिसको कि हम लैब स्कूल कहते हैं। अच्छा। और इस लेबोरेटरी में हम बहुत सारे शोध करते हैं। यहाँ पे जो हमने शोध किए हैं तो उसमें जो आपने कहा कि बच्चों का एक कार्यक्रम होता है, तो इस स्कूल में हमने बच्चों का एक रूटीन बनाया और हमने ये देखा कि जब अगर रूटीन में बच्चों को कोई शिक्षा दी जाती है तो बच्चे के दिमाग में भी वो रूटीन बैठ जाता है और फिर उसके बाद उसको मालूम होता है इसके बाद वो ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, और वही रूटीन उसकी जिंदगी का भी रूटीन बन जाता है। तो रूटीन का महत्व समझ में आया हमको। उस शोध करके हमको ये पता लगा हर रूटीन के अंदर जो है स्टेप्स होती हैं, तो वो स्टेप्स भी क्या होती है, उस रूटीन को हमने कुछ स्टेप्स में बांटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों का एक क्रिएटिव एक्टिविटी करानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों को पेपर और क्रेयॉन और कलर्स दिए जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, बच्चों को कहा जाएगा इसमें आपको जो भी कुछ बनाना है, आपके विचार में जो कुछ आ रहा है वो आप इसके ऊपर बनाइए। तो अलग अलग तरीके से बच्चा अलग अलग बनाता है। तीसरा स्टेप यह है कि बच्चे से ये पूछा जाएगा कि आपने इसके ऊपर क्या बनाया है। तो जब बच्चा अपना बताता है कि उसने क्या बनाया है, उसको टीचर डॉक्यूमेंट कर लेती है। तो हमको इससे ये पता लगता है कि बच्चे की थिंकिंग क्या है। अच्छा। और वो थिंकिंग जो है उसको हम कैप्चर करते हैं और फिर उसको हम देखते हैं कि जून महीने में बच्चे का सोच ऐसा था, जुलाई में उसका सोच कैसा है। तो जून से जुलाई में जो सोच में परिवर्तन आया है उसको हम कंपेयर करते हैं और फिर हम ये बताते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटी करा के कैसे बच्चे की थिंकिंग में बदलाव आ सकता है। यहाँ पर डॉक्टर रीता हम एक गाना सुन लें। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज
सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अच्छा, तो जो इस तरह की रिसर्चेस हुई जिनमें बच्चों की हर गतिविधि का अध्ययन किया गया, उन गतिविधियों का अध्ययन करने के बाद जो आपका एक नतीजा निकल कर आया, उसके बारे में कुछ बताइए। तो ऐसा हमने जो रिसर्च किया और फिर उसको डॉक्यूमेंट करके हमने पेपर भी पब्लिश किए हैं। तो हमारे पेपर्स जो है, यहाँ तक कि हमने ये देखा है कि अगर बच्चे को योगा कराया जाता है प्री स्कूल में तो उसका कंसंट्रेशन और अटेंशन स्पैन बढ़ता है। हमने ये देखा है कि बच्चा अगर खाली पेट आता है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। अच्छा। तो इसीलिए स्कूल में आने के बाद अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया है तो उसको स्नैक दिया जाता है जिससे कि वो खाना खा ले और फिर उसके बाद वो करता है तो कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा होता है। हमने यहाँ तक कि देखा है कि जो बच्चे का जो मेटाकॉग्निशन होता है, क्वेश्चनिंग ऑफ द क्वेश्चन, अच्छा, तो वो भी बच्चों का बहुत बढ़ता है। मतलब सवाल पूछना, सवाल के ऊपर सवाल पूछना। मतलब ये क्या है, ये कोयल है, कोयल काली क्यों है? हाँ, तो हमारी शोध जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस से लेके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेटाकॉग्निशन, इमोशनल कोशेंट और इसके अलावा बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है,
बच्चे कब शेयरिंग करते हैं, कब शेयरिंग करने के लिए मना करते हैं, किस चीज की शेयरिंग करते हैं, किस चीज की शेयरिंग नहीं करते हैं। इमोशनल में हमने ये देखा कि बच्चे को कब गुस्सा आता है, जब घर से आता है उस समय में ज्यादा आता है, खेल के समय में ज्यादा आता है, जब घर जाने की जब तैयारी होती है उस समय में ज्यादा आता है। और जब गुस्सा आता है तो उसका एक्सप्रेशन कैसा करता है, वो दूसरे बच्चे को धक्का देता है, उसको बाल खींचता है, उसको पिंच करता है, वो क्या एक्सप्रेस करता है उसको भी हमने नोट किया। तो हमने हर डेवलपमेंटल डोमेन जिसको कहते हैं, या डेवलपमेंट का जो एरिया है, फिजिकल, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से बच्चे में परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को डॉक्यूमेंट किया, उसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स लिखे और वो पेपर्स जो है वो काम आए। जब विदेशों में लोगों को पता लगा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो कि बहुत शोध कर रहा है इस विषय में, मैंने 17-18 किताबें भी लिखी है और सरल सरल भाषा में किताबें लिखी है जिससे कि टीचर्स तक में पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तो वो उनको जब पता लगा तो फिर उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया है ग्लोबल लीडर की तरह। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। यहाँ पर एक बात पूछना चाहती हूँ डॉक्टर रीटा, जब ग्लोबल लीडर के लिए आपका नाम अनाउंस हुआ उस वक्त आप क्या महसूस कर रही थी और क्या बात आपके मन में आई थी? जैसे मिस इंडिया बनते हैं तो उनसे ये पूछा जाता है कि आपकी क्या ख्वाहिश है, तो मेरे से भी ये पूछा गया था कि ग्लोबल लीडर बनने के बाद आप क्या देखना चाहेंगी जी। तो उस समय में मैंने पढ़ा था कि इटली में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें कि बच्चों के ऊपर एक नई तरीके से सोच डाली गई थी
उसमें ये कहना था कि बच्चों के पास 100 हाथ होते हैं। अच्छा। तो मेरे को ये सवाल आया कि वो क्या करते हैं जो कि वो ये कह रहे हैं कि 100 हाथ होते हैं। चिल्ड्रन हैव 100 थॉट्स, 100 हैंड्स, 100 इमेजिनेशन, 100 ड्रीम्स। तो वो क्या होता है? तो मेरे को एज ए ग्लोबल लीडर उन्होंने 10 दिन के लिए रेजियो अमीलिया करके एक प्लेस है इटली में, छोटा सा टाउन है, उसमें ये एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें 10 दिन तक रखा और उसमें मेरे को ये समझ में आया कि जब हम 100 हैंड्स की बात करते हैं तो बच्चा जो अपने हाथ से क्या क्या चीजें बना सकता है, तो पेपर के ऊपर बना सकता है, वो कोलाज बना सकता है, वो मिट्टी के से बना सकता है, वो रेत के टीले बना सकता है। तो वो अपने हाथ का 100 तरीके से उपयोग कर सकता है। मतलब अभिव्यक्ति के तमाम सारे रास्ते हैं बच्चों के पास, और उनको सबको कैप्चर उन्होंने किया है। तो वही चीज मेरे को समझ में आई कि काफी कुछ जो हम इंडिया में करते थे वो उन्होंने किया, उसमें बहुत समानता थी। तो वो समानता देखी तो हमको बहुत कॉन्फिडेंस भी आया अपने ऊपर कि हम लोग बहुत अच्छी दिशा में चल रहे हैं और हमारा जो है एजुकेशन का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को जहां से बच्चा आ रहा है, जिस समाज से वो आ रहा है, जिस कम्युनिटी से वो आ रहा है, उसकी पूरी जानकारी उसको क्लास में दी जाए। और उसमें हम क्या करते, बच्चे को कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जैसे हमारे जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं वो कौन है। पुलिस हमको मदद करती है, सिपाही देश के जो है वो मदद करते हैं, मोची जो है वो भी मदद करता है, फिर हमको एक कुली भी मदद करता है, डॉक्टर मदद करते हैं, नर्स मदद करती है। उनकी सबके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाए कि ये हमको मदद करने के लिए है। तो ये जिनको बच्चे देखते हैं आसपास उनको क्लास में लेकर आए और ये कहा वो कौन है, वो कैसे बनते हैं और उनसे कैसे हम मदद ले सकते हैं। ये जानकारी उनको देते हैं। तो इस तरीके का हम शिक्षा कराते हैं बच्चों के लिए। तो आप देखेंगे कि मैंने अभी तक लिखने की पढ़ने की बात नहीं की है। मैं चाहती भी नहीं कि अभी लिखने पढ़ने की बात हो, क्योंकि इस समय एक गाने की गुंजाइश बन रही है और गाने की बात हो जाए तो कैसा रहे, आप बताइए। ये तो बहुत अच्छी बात है। गाने सबको बहुत अच्छे लगते हैं और म्यूजिक को हम थेरेपी भी कहते हैं और हमारे बच्चों के लिए भी हम कभी कभी इस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम भी इसी थेरेपी का इस्तेमाल करें। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बन जा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं
जली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। डॉक्टर रीता, आपने संगीत को एक थेरेपी कहा। वाकई थेरेपी तो है ये। इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी बातें जो आपने बताई बच्चों के विकास के लिए और जिनके बारे में आपने शोध किया, और उस शोध के साथ आप विदेश में गई और वहाँ देखा आपने कि वहाँ भी वही कुछ हो रहा है, समानताएं भी हैं। जबकि कहा यह जाता है और हमारे दिमाग में कुछ ऐसा है कि जो बाहर यानी विदेशों में जो स्कूल्स हैं उनका वातावरण, उनका पढ़ाने का ढंग हमसे ज़्यादा स्तरीय ज़्यादा है, सुविधाएं ज़्यादा हैं, क्लासरूम फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं और एटमॉस्फेयर अलग है, बच्चे वहाँ के ज़्यादा बोल्ड हैं। इस तरह की बातें सुनी है। मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि आपने इतने जगहों पर जाकर बच्चों को देखा, उनको स्कूल्स में देखा, तो क्या समानताएं थी और क्या आपको ऐसी चीज़ें दिखी जो हमारे देश में नहीं हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इस सवाल का जवाब मैं 2 बातों से दूंगी। पहली बात जो है वो तो ये है कि जो स्कूल के अंदर का जो वातावरण है उसमें इक्विपमेंट और मटेरियल, बच्चों से संबंधित जो सामग्री है वो सामग्री का बहुत सारा प्रयोग किया है उन्होंने। अच्छा। वो सामग्री से उन्होंने पूरा वातावरण बनाया है। तो वहाँ पे अलग अलग सेंटर है, जैसे ब्लॉक के लिए एक अलग सेंटर है, बच्चों के रोल प्ले के लिए अलग सेंटर है, लाइब्रेरी जिसमें कि बच्चों से संबंधित किताबें रखी जाती है उसके लिए एक अलग सेंटर है, फिर एक साइंस सेंटर है जिसमें कि बच्चे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग सेंटर बनाए हैं और हर सेंटर में उससे संबंधित सामग्री दी है। तो यहाँ तक कि क्रिएटिविटी का भी एक सेंटर है जिसमें कि ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं बच्चा, जो है क्रिएटिव एक्टिविटी जिसमें कि बच्चा पेंटिंग, ड्राइंग, कलरिंग, कोलाज मेकिंग कर सकते हैं। तो इन सेंटर में बच्चा एक से दूसरे में जाता है, वहाँ पे वो अपनी इच्छा से वो एक्सप्लोर करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और उससे वो सीखता है। हमारे यहाँ पे क्योंकि इतनी सारी सामग्री नहीं है जी, लेकिन जो कुछ सामग्री है उस पे टीचर जो है वो लोकल जो सामग्री है उसका उपयोग करती है। जैसे स्टोन है, लकड़ी के ट्विग्स है, ड्राई लीव्स है, कटोरी है, चम्मच है, छोटी छोटी बॉटल्स हैं। तो अनाज लेके जाती है, जैसे राजमा है, चना है, उन सब का प्रयोग करती हैं और उन सब से वो वैसी ही शिक्षा देने की कोशिश करती है जो कि बाहर दी जा रही है। तो सामग्रियों का बहुत फर्क है। वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल इक्विपमेंट है, यहाँ पे हम लोकल जो भी कुछ अवेलेबल है उसका उपयोग करके उस शिक्षा को देने की कोशिश करते हैं। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा।
रीटा, यहाँ पर एक सवाल जहन में आ रहा है कि वहाँ के बच्चों में, यानी विदेश के बच्चों में और हमारे देश के बच्चों में भाषा में या अभिव्यक्तिकरण में क्या कुछ फर्क है? भाषा के बारे में वहाँ पे बच्चे बहुत फ्रीली बात करते हैं जी। क्योंकि जब वो एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जाते हैं तो वो छोटे छोटे ग्रुप में होते हैं या फिर पेयर में होते हैं। दो बच्चे जो है आपस में एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं तो उससे उनका भाषा का विकास अच्छा होता है। हमारे को जो है बच्चों को हम सेमी सर्कल में बिठा के और फिर उसके बाद उनको शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे हमको एक बदलाव लाने की जरूरत है कि सेमी सर्कल में बच्चे न बैठे, उसकी जगह छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को बिठाया जाए और वहां पे उनको अगर सामग्री दी जाए और उसके साथ बच्चे खेलेंगे तो आपस में बातचीत ज्यादा होगी। जितना ज्यादा बच्चा बात करेगा उतना ज्यादा उसका भाषा का विकास होगा। जितना ज्यादा भाषा का विकास होएगा उतने जल्दी वो तैयार होगा सब बच्चों के सामने बोलने के लिए और फिर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बोल सकता हूँ। तो ये एक जो अंतर था वो अंतर बहुत साफ दिखाई दिया मुझे। इंडोर इक्विपमेंट और आउटडोर इक्विपमेंट उसकी फैसिलिटी उनके पास बहुत ज्यादा है, उसकी थोड़ी सी मेरे को कमी लगती है अपने यहाँ पे। बस उसके अलावा शिक्षा जिस तरीके से दी जा रही है वो तो बहुत ही अच्छे से अपने यहाँ दी जा रही है। अच्छा, कैसे? हम इसको भी ध्यान में रखते हैं कि बच्चों का भावात्मक विकास अच्छा हो। तो हमारी जो भावनाएं हैं उसको टीचर जो है वो क्लास में इस तरीके से बताती है कि आज मेरा मूड आज कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आप जो है आज मेरे को ज्यादा तंग मत करना। तो वो अपने जो इमोशन है उसको वो अभिव्यक्त कर रही है क्लास में। बच्चे भी कहते आज मेरा मूड ज्यादा ठीक नहीं है, आज मेरे को तंग मत करना। तो ये जो इमोशंस को भाषा में परिणित करना वो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रहा है। बच्चे भी मेरे को गुस्सा आया है, हाँ नहीं तो मैं धक्का दे दूंगा, वो पहले बोलते हैं धक्का देने से पहले। तो ये जो पहले भाषा में अगर आ जाता है और बच्चे धक्का देने से पहले भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें अपने इमोशंस को बताते हैं, तो इससे इमोशनल रेगुलेशन और इमोशनल कंट्रोल आएगा। तो वो एक हमारे यहाँ पे जिसकी तरफ हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, वो बहुत अच्छा चल रहा है। और इससे मेरे को बहुत खुशी है कि इससे आगे जाके हमारे बच्चे जो है एकदम जो फिजिकल हो जाते हैं और शरीर से अपनी बात को कहते हैं, उसकी जगह वो बोल के अपने गुस्से को प्रकट करेंगे, बोल के अपने प्यार को प्रकट करेंगे, बोल के अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे। वो बहुत अच्छा है। क्या बात है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं। आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए तारे ज़मीं पर।
जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी नौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बाहों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके है पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे हम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी। सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे करते किस्मत वो बड़ी। जैसे 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 मन मौज नदियाँ छाया, जैसे कहते कहते नीले से छपी, जैसे गानों में सरगम हरदम बजती रही। खो न जाए, 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 खो न जाए। श्रोताओं, डॉक्टर रीटा से छोटे बच्चों की शिक्षा, उनकी सीखने की जो प्रक्रिया है और जो दूसरी बहुत ज़रूरी बातें हैं, उनके विषय में बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन अभी कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, तो इस बातचीत को हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे। आज ही के दिन, आज ही के समय सुनना न भूलिए आज के मेहमान।
ये थी एक मुलाकात डॉक्टर रीटा सोनावत से, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन पर्सन ग्रुप की डायरेक्टर और एक जानी मानी शिक्षाविद हैं। ये था इस बातचीत का पहला भाग। अगले हफ्ते आज के मेहमान कार्यक्रम में आप डॉक्टर रीटा सोनावत से बातचीत का दूसरा भाग सुनेंगे। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे वीरेंद्र सिन्हा और गणेश शिंदे, संयोजन जुबैर खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम